हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 3 सितंबर। 3 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आज न्यूज़पेपर्स में आए हैं, द हिंदू में जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं, इंडियन एक्सप्रेस में जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं, उन सभी का यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे आज के प्रीलिम्स डोज में। आगे बढ़े उससे पहले बता दूं कि इन सभी मीडियम्स के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ये वाला जो चैनल है इसे ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। मयूरी भागवानी नाम का टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा। इस पे आपको करना क्या है, इस पे आपको यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है सो दैट आपको पीडीएफ वगैरह सारी मिल सके, सारी अपडेट्स आपको मिल सके यूट्यूब से भी पहले। ओके, इसके अलावा मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं। देखो, चेज योर गोल इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया था और मैंने आपको कहा था कि 3 सितंबर यानी कि आज मैं आप लोगों में से जितने भी लोगों ने कंसिस्टेंटली हर इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया है उनके नाम बताऊंगी और उनको मिलेगा मेरी साइड से एक फ्री मेंटरशिप कॉल, सो दैट आप अपनी प्रेपरेशन को और ज़्यादा सही डायरेक्शन में अलाइन कर सको। तो इसीलिए आज सभी के नाम लेकर आई हूँ। सोचा था मैंने कि सिर्फ 5 लोगों को ये मेंटरशिप कॉल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों का इतना अबंडेंस में मुझे रिस्पॉन्स मिला है कि मेरे लिए इतने लोग भी सिलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट था। तो पहले तो मैं नाम बता देती हूँ जिन जिन भी लोगों को मेरी तरफ से जाएगा एक मेंटरशिप कॉल। देख लो नाम सब अपने अपने अपने। और अच्छा करना क्या है, जिनके भी नाम आ रहे हैं ना यहाँ पे, वो लोग, उन लोगों को मैं अलग से एक टेलीग्राम पे मैसेज करूंगी, ठीक है, और आप मुझे अपनी मेल आईडी भेजिएगा सो दैट हम कनेक्ट कर सकें। वैसे मैंने सोचा था, देखो 5 ही लोग रहेंगे तो फिर मैंने सोचा था 4 सितंबर को सबको कॉल चला जाएगा, लेकिन ये जो लिस्ट है ना 5 से बहुत आगे बढ़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सितंबर को तो सारों को मेंटरशिप कॉल नहीं आ पाएगा, लेकिन इसी वीक में आपको ये मेंटरशिप कॉल आ जाएगा, ठीक है। तो 4 to 8 सितंबर के बीच में आपका ये मेंटरशिप कॉल शेड्यूल्ड रहेगा। तो देखो नाम कौन कौन से हैं विनर्स के। पहली है इकरा, फिर हैं काजल वर्मा, सुप्रिया मिश्रा, सानिया, याचिका गौतम, माधुरी, प्रणव राणा दिवे, कश्यप पंसुरिया, दीपक विश्वकर्मा, चंदन। इसके अलावा देखो यहाँ पे इन सब के नाम भी देख लो, दीपक कुमार, शुभम गुप्ता, मोनिका बदनाल, जयेश ढोले, प्रतीक मरमट, निधि राणा, आरती वर्मा, जसलीन, आशुतोष एंड आयशा, ठीक है। इनमें से जो लोग भी हमारे एथिक्स कोर्स के ऑलरेडी एनरोल, जिन्होंने भी किया हुआ है एथिक्स कोर्स में हमारे, उन लोगों को तो मैं ऑलरेडी अभी वैसे भी फाइनल कॉल, मेंटरशिप कॉल कर रही हूँ। तो उन लोगों को तो वैसे भी मेंटरशिप कॉल जाएगा, लेकिन आई लाइक द स्पिरिट। इन लोगों को पता है, जो भी हमारे एथिक्स कोर्स है ना, इसमें से 5 लोग हैं जो ऑलरेडी एथिक्स कोर्स में एनरोल्ड है हमारे, ठीक है। तो उन लोगों को ऑलरेडी मेंटरशिप कॉल जाने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी प्रिपरेशन में कहीं कमी नहीं छोड़ी और ना ही उन्होंने अपना जो पार्टिसिपेशन है वो कहीं कम किया। उनको ऑलरेडी मेंटरशिप कॉल जाने ही वाला था, लेकिन फिर भी इनका पार्टिसिपेशन बना रहा। दिस इज द जील दैट आई वांट टू सी इन ऑल ऑफ यू। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिनको भी यहाँ पे ये इनिशिएटिव आपने जीता है, और यू आर ऑल वेल डिजर्व्ड। तो आपको ये कॉल मेरी तरफ से आएगा, पहले आपको मेरी साइड से मिल जाएगा एक टेलीग्राम मैसेज, और उसके बाद हम इसके ऊपर फर्दर बात करेंगे। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को कहा था कि चेज योर गोल इनिशिएटिव जो है सिर्फ चलेगा 4 तारीख तक, 4 सितंबर तक, लेकिन मैं एक्चुअल में जब शॉर्टलिस्ट कर रही थी तो मेरे पास 50 नाम थे, ठीक है। 50 में से मैंने ये 19 नाम जो है, 19-20 नेम्स जो है ये शॉर्टलिस्ट करे हैं, ठीक है। और इनको 20 को भी शॉर्टलिस्ट करने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। क्यों? क्योंकि सभी ने ऑलमोस्ट सभी जगह पार्टिसिपेट किया हुआ है, ठीक है। कुछ कुछ जगहों पे जैसे आंसर राइटिंग वगैरह में सभी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसीलिए कुछ लोगों का नाम रह गया। लेकिन अभी भी टेंशन मत लो, अभी भी ये इनिशिएटिव मैं खत्म नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने लोग चाहते हैं एक्चुअल में यूपीएससी क्रैक करना, जो लोग सीरियस हैं बहुत ज्यादा, उनका साथ मैं भी देना चाहती हूँ। देखो, फ्रैंक सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से बता रही हूँ। तो अगर आप लोग इतने सीरियस हो और अगर आप डिजर्व करते हो, जो कि मुझे लगता है कि आप लोग करते हो, सोचो ना, अगर 50 नेम्स मैंने निकाले, ठीक है, मतलब सारे कमेंट्स, सारे जितने भी आप लोगों ने पार्टिसिपेशन किया उसमें से 50 नेम्स निकाले, उसमें से मुझे 20 शॉर्टलिस्ट करने पड़े, ठीक है। तो अभी आपको एक और चांस दे रही हूँ, जो लोग बच गए हैं उन सभी को, कि आप लोग भी इन इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करो, अपनी तगड़ी मेहनत दिखाओ, अपना ये दिखाओ कि यू आर वेल डिजर्विंग, और फिर मेरी साइड से आपको आएगा एक मेंटरशिप कॉल। एंड आई रियली वांट कि मैं आप सभी लोगों से कनेक्ट करूं, आप सभी लोगों को एक मेंटरशिप कॉल दूं। इसीलिए
ये इनिशिएटिव मैंने बढ़ाया है आगे, और इस इनिशिएटिव में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हैं, बता देती हूँ क्या है। देखो हम ना थोड़ा-सा अपने जो ये पूरा इनिशिएटिव है, पूरा सब कुछ हमारा चैनल वगैरह, इसको थोड़ा एक्सपांड कर रहे हैं, ठीक है? एक्सपांड कर रहे हैं, और इसमें अब हम आपके लिए, क्योंकि आई वांट कि करंट अफेयर्स तो आपको मिल ही रहा है, साथ में अब मैं आपको सोशियोलॉजी भी कुछ-कुछ यहाँ पे इसमें भी मदद करती रहूँ, एथिक्स में भी मदद करती रहूँ, एस्से में मदद करती रहूँ, और जो भी प्रीलिम्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें मदद करती रहूँ। साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं, अदर सब्जेक्ट्स में भी आपकी मदद हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए ना मुझे टीम एक्सपांड करनी पड़ेगी, और टीम एक्सपांड करने के लिए मुझे थोड़ा-सा रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी हमारे पूरे इस इनिशिएटिव की, पूरे यूट्यूब वगैरह सबकी, वेबसाइट वगैरह भी बन रही है हमारी। तो कुछ चेंजेस आएँगे, ठीक है? अभी आने वाले दिनों में कुछ चेंजेस आएँगे। एक चेंज जो आने वाला है सबसे बड़ा, वो बता देती हूँ। अभी क्या हुआ था ना, हमने करंट अफेयर्स को ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। मुझे बहुत सारे मेल्स आए, और एक्चुअल में मुझे फ़ील भी हुआ कि जो 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है ना, देखो हिट एंड ट्रायल चल रहा है। मैं भी स्टार्टिंग फेज़ में हूँ इस चीज़ में कि आप लोगों की मदद कर सकूँ, आप लोग भी मेरा सपोर्ट तो करोगे ही। तो मैंने ये हिट एंड ट्रायल मेथड पे ट्राई किया था, ये 3 इनिशिएटिव्स लाके, ठीक है? डीएनए लेकर आए, आंसर राइटिंग लेकर आए, प्रीलिम्स संग्राम लेकर आए, लेकिन मेल्स आए मुझे बच्चों के कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ये, ठीक है? 3 अलग-अलग वीडियोज़ फॉलो करना, तो सारा दिन यहीं पे कट जाता है, ऐसा मुझे मेल्स मिले, ठीक है? तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अब क्या करेंगे, एक ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेकर आएँगे, ठीक है? एक ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेकर आएँगे, लेकिन कम कुछ नहीं होगा, ठीक है? कम कुछ नहीं होगा। इसी में आपके द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ प्रीलिम्स रिलेटेड, इसी में एडिटोरियल, ठीक है? इसी में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, इसी में आपसे प्रीलिम्स बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आपको जवाब देना है चेज योर गोल इनिशिएटिव में। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजना है, और जो प्रीलिम्स संग्राम हमारा हो रहा था ना, क्विज हो रही थी, इसको हम संडे टू संडे लाइव लेकर आएंगे, ठीक है? संडे टू संडे लाइव लेकर आएंगे, दोपहर में लगभग 12 बजे, 12 नून पे इसको हम लेकर आएंगे। तो इससे क्या होगा ना कि आपकी फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन भी होगी और हेक्टिक भी नहीं होगा, ठीक है? तो कम कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ बढ़ने वाला है आपके लिए मेरा कंट्रीब्यूशन। मेरा कंट्रीब्यूशन भी नहीं बोलूँगी, देखो मेरा खुद का भी स्वार्थ यहाँ पे है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, पढ़ाना, और आप लोगों को अगर कुछ भी हेल्प मिल सकेगी तो दैट वुड बी माय बिगेस्ट सैटिस्फैक्शन, ओके? तो हम अपना थोड़ा बहुत एक्सपांशन करने वाले हैं, उसके लिए थोड़ी रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, आपकी मदद की, आपके मोटिवेशन की, आपके सपोर्ट की ज़रूरत लगेगी, ओके? तो ये चेज़ अ गोल इनिशिएटिव अब 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा रही हूँ, सिर्फ़ 1 और हफ्ते के लिए बढ़ा रही हूँ, यानी कि आपको 11 सितंबर को मिलेगा मेरी तरफ से ये मेंटरशिप कॉल, ओके? जो लोग भी नए होंगे, दूसरे इन 20 को के अलावा जो भी लोग नए हैं, उनको ये मिलेगा मेंटरशिप कॉल, और इसके अलावा 10 सितंबर को मैं उनके नाम पहले से बता दूँगी। तो याद रखना, ये चीज़ आज से ही शुरू हो रही है, ठीक है? जो लोग ये नए नेक्स्ट वाले चेज़ या गोल इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आज से ही शुरू हो रही है, इसके ऊपर ध्यान देना। और अगर आप ये पार्टिसिपेट करते हो तो अगेन आपको मिलेगा मेरी साइड से एक पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप कॉल, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन भी अलाइन कर पाओगे, और करंट अफेयर्स से भी आप एक्सेल कर जाओगे करंट अफेयर में। तो आई विल मेक यू फॉल इन लव विद करंट अफेयर्स, एंड दैट इज माय प्रॉमिस, ओके? तो चलो शुरुआत करते हैं आज के इस इनिशिएटिव की। विक्रांत, विक्रांत के बारे में देखो न्यूज़ आई है। न्यूज़ ये है कि इंडिया ने एक और झंडा गाड़ दिया है, झंडा गाड़ा है इन द डिफेंस सेक्टर। और इसमें हमने क्या झंडा गाड़ा है, हमने बनाया है हमारी आन बान शान आईएनएस विक्रांत, ठीक है? आईएनएस विक्रांत है हमारा। क्या है ये? बेसिकली एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, सबसे पहले बता दूं कि ऐसे आप मान लो कि एक ऐसा शिप जैसी होती है ना, शिप जैसी एक चीज है, वेसल है, ठीक है? और इसके ऊपर आप एयरक्राफ्ट को लैंड करवा सकते हो। ये एयरक्राफ्ट को कैरी करके जाएगा, कहीं भी दूर तक जाना है, और उसके बाद यहाँ से आपके एयरक्राफ्ट हो गए, मिसाइल्स हो गई, ये टेक ऑफ कर सकती हैं, ओके? तो दैट इज एयरक्राफ्ट कैरियर। और इंडिया जो है अब इसमें सेल्फ रिलायंट बन गया है, आत्मनिर्भर बन गया है। क्यों? क्योंकि हमने अपना खुद का इंडिजीनियस आईएनएस विक्रांत, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर हम लेकर आए हैं। हमने खुद का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट बनाया है। तो फ्लोटिंग एयरफील्ड आईएनएस विक्रांत की आप देख पा रहे हो, पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारे देश का, ओके? और यहाँ पे आपको पता है कि हम इंडो पैसिफिक रीजन, इंडियन ओशन पे ज्यादा ध्यान अभी तक दे नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ चाइनाज इंटरफेरेंस, ओके? लेकिन
अब हम यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे बिकॉज ऑफ आईएनएस विक्रांत, और इसके लिए हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है। विक्रांत के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इट इज़ अ यूनिक रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिया बिकमिंग सेल्फ रिलायंट, हमारे सेल्फ रिलायंट होने की एक जर्नी को दिखाता है ये। अच्छा, आईएनएस विक्रांत, ये विक्रांत नाम कहाँ से आया भाई? विक्रांत नाम आया है हमारे इंडिया में जो हमने पहला एयरक्राफ्ट कैरियर यूज़ किया था, पहला एयरक्राफ्ट कैरियर यूज़ किया था, उसका नाम भी आईएनएस विक्रांत ही रखा था हमने। और ये बेसिकली ये हमने लिया था यूके से, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से हमने लिया था आईएनएस विक्रांत। और ये लिया था हमने कब? 1961 में लिया था। और इसी आईएनएस विक्रांत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी 1971 के इंडो पाक वॉर जो थी, उसको इंडिया को जो जिताने में जो बहुत बड़ी भूमिका थी वो इस आईएनएस विक्रांत की थी। तो इसी के नाम पे हमने यहाँ पे अपने पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम रखा है आईएनएस विक्रांत। अभी देखो, अभी हमारी नेवी जो है 2013 से 2017 तक 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को यूज करती आई है। पहला तो था आईएनएस विराट, ठीक है, आईएनएस विराट जो हमने फिर से यूनाइटेड किंगडम से लिया था, और दूसरा है आईएनएस विक्रमादित्य जो रशिया से लिया है। अभी जो ऑपरेशनल है वो सिर्फ आईएनएस विक्रमादित्य है, रशिया वाला, ठीक है। और अब आईएनएस विक्रांत के आ जाने से अब आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य, ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास रहेंगे, जिसको हम पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय वगैरह कर सकते हैं। और इसके थ्रू हमने एक एलाइड क्लब में, डेवलप्ड कंट्रीज के क्लब में एंट्री ले ली है, जिन्होंने अपना खुद का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लो कि कितना टन का है। 42,000 टन का होगा, ठीक है। हाइट इसकी लगभग 61.6 मीटर्स है, विड्थ भी इतनी ही है, ठीक है। लेंथ देख लो इतनी 262 मीटर्स है। इसके अलावा इस पे 1600 का क्रू आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखो कौन कौन से एयरक्राफ्ट इधर से निकल सकते हैं, तो कई सारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, लगभग 30 फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर इससे टेक ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि MiG-29, कमोव, MH-60R, मीडियम टू सरफेस, सॉरी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स यहाँ से टेक ऑफ कर सकती हैं। क्लोज इन वेपन सिस्टम्स यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। 2 ऑपरेशनल थिएटर्स हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। लगभग 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा हमारा आया है। और इफ वन वर टू वॉक थ्रू द शिप्स पैसेज एंड लॉबीज, द पर्सन वुड क्लॉक अबाउट 20 किलोमीटर, लगभग 20 किलोमीटर जितना एरिया यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर के टेक ऑफ करने के लिए। नाउ देखो, इसके बारे में कुछ और चीजें मैं बता दूं। हमने पहला इंडिजिनियस वॉरशिप बनाया था 1960 में, आईएनएस अजय, याद रखना ये चीजें है ना। पहला इंडिजिनियस वॉरशिप बनाया था 1960 में, आईएनएस अजय। फिर हमने अपना पहला इंडिजिनियस फ्रिगेट बनाया आईएनएस नीलगिरी 1968 में। और अब हमने अपना बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया है इंडिजिनियस आईएनएस विक्रांत। ये दिखाता है कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ इश्यूज भी हैं। इश्यूज क्या है कि आज भी हमारा काफ़ी परसेंट, लगभग 60% जो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट है उसके लिए हम इम्पोर्ट पे डिपेंड करते हैं। इम्पोर्ट डिपेंडेंस अभी भी हमारी काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, इंडो पैसिफिक रीजन जो है बड़ा स्ट्रैटेजिक है, और इसके लिए हमको अपना डिफेंस प्रोक्योरमेंट, डिफेंस प्रिपेयरनेस अच्छी करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक चाइना फैक्टर भी हमारे लिए एक चैलेंज है, ठीक है, क्योंकि इसके कारण हमारे इंडिया को काफ़ी सिक्योरिटी डिलेमा, सिक्योरिटी के खतरे यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं, ओके। लेकिन इंडिया कंटिन्यूसली काम कर रहा है, जैसे अभी आईएनएस विक्रांत बनाया है, आप सभी को पता होगा कि हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट 75 आई हम बना रहे हैं, जो कि सबमरीन वाला पूरा प्रोजेक्ट है। इस तरह के कई सारे मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के लिए हम यहाँ पे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। अब अच्छा देख लो और कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैं। यूएसए, चाइना, यूके, रशिया, फ्रांस, इटली, इन सभी के पास अपना अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है। देखो इनका, यूएस का है फोर्ड क्लास, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे फुजियान। इसके बाद तीसरा है यूके का क्वीन एलिजाबेथ क्लास। रशिया का है कुजनेट्सोव। फ्रांस का है चार्ल्स डे गॉल। और इटली का है केवोर, ठीक है। और इसके साथ अब हमारा बिल्कुल शान से, बिल्कुल प्राउड के साथ हम शामिल हो गए इंडिया आईएनएस विक्रांत, ओके। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इशू है, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस प्ली टू मेक संस्कृत अ नेशनल लैंग्वेज। संस्कृत को हम यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते हैं, ऐसा कहा है किसने? एक पिटिशनर ने, ठीक है। एक पिटिशनर ने ये कहा है कि संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि संस्कृत से ही माना जाता है कि बाकी सारी लैंग्वेजेस का ओरिजिन हुआ है। तो यहाँ पे ये पिटिशनर गए सुप्रीम कोर्ट में, बोला कि संस्कृत को भाई नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं होता है, माना कि संस्कृत से बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस का
ओरिजिन हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि इसको नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए। और ये चीज़ नेशनल लैंग्वेज बनाना है नहीं बनाना है, ये चीज़ डिसाइड करेगा पार्लियामेंट विथ अ लॉट ऑफ डिबेट, ओके। लेकिन हम यहाँ पे कोर्ट रूम में बैठ के ये डिसाइड नहीं कर सकते, ये चीज़ कही है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, एक चीज़ बता दूं कि नेशनल लैंग्वेज की जब बात होती है तो हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी नेशनल लैंग्वेज सिग्निफाइड, रिकॉग्नाइज्ड, मेंशन्ड नहीं है। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इनफैक्ट कोई भी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी और इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ज़रूर है, लेकिन हमारी जो हिंदी और इंग्लिश है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ज़रूर है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है, ओके, याद रखना है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दो, लैंग्वेज की बात हो रही है तो 8th शेड्यूल याद रखना। 8th शेड्यूल जो है इसमें सारी लैंग्वेजेस की बात हुई है। ये एक लिस्ट है लैंग्वेजेस की, और इसमें यहाँ पे पहले सिर्फ 14 लैंग्वेजेस हुआ करती थी, अभी 22 लैंग्वेजेस हो गई हैं, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या है कि ये लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस है, 8th शेड्यूल वाली लैंग्वेजेस इनको कहा जाता है। और इसके लिए कोई प्रोसीजर डिफाइंड नहीं है कि क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है 8th शेड्यूल में किसी भी लैंग्वेज को लाने के लिए। लेकिन अभी तक यही होता आया है कि अगर कोई भी लैंग्वेज लानी है आपको 8th शेड्यूल में, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है, ओके। अच्छा, इसके अलावा इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। आर्टिकल 344 भी कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज की बात करता है कि एक यहाँ पे कमीशन बनाई जाएगी, जो प्रेसिडेंट जो है वो बनाएंगे इस कमीशन को, जो कि यहाँ पे शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट किया जाएगा इस पूरी कमीशन में। दूसरी चीज़ यहाँ पे हिंदी के प्रोग्रेसिव यूज़ के लिए भी यहाँ पे बात करेगी ये कमीशन। आर्टिकल 351 बोलता है कि यूनियन गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हिंदी का स्प्रेड बढ़ाया जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि संस्कृत की यहाँ पे बात कर रहे थे ना, और संस्कृत इज़ वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज। तो हमारे देश में कुल मिला के 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। कौन सी? तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ा है, तेलुगु है, मलयालम है और उड़िया है। यहाँ पे देखो संस्कृत को 2005 में शामिल किया, और सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज है तमिल, और सबसे नई जो एडिशन हुआ है वो है उड़िया, ओके। अच्छा, इसमें याद रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो ये इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट द क्लासिकल लैंग्वेज, और यहाँ पे गाइडलाइंस बताई गई है कि क्या क्या क्लासिकल लैंग्वेजेस की गाइडलाइन है। पहली तो ये है कि ये जो है एंटीक लैंग्वेज हो, ठीक है, इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री रही हो, लगभग 1500 से 2000 साल पुरानी हिस्ट्री हो, इसके पास अपना एक एंशिएंट लिटरेचर या टेक्स्ट हो, अपने वैल्यूएबल हेरिटेज हो इनके पास, जो लिटरेरी ट्रेडिशनल हो, वो ओरिजिनल हो, कहीं से कॉपीड ना हो, कहीं से बोरोड ना हो, और जो क्लासिकल लैंग्वेज है या लिटरेचर है वो डिस्टिंक्ट हो, ठीक है। मतलब पहले जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो थोड़ी डिस्टिंक्ट हो, मॉडर्न से एक ही जैसी ना चली आ रही हो, ठीक है, वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी भी हो सकती है, जो ओरिजिनल क्लासिकल लैंग्वेज थी और अब उसके जो नए ऑफशूट्स निकले हैं उसमें। तो ये गाइडलाइंस आपको याद रखनी है, ओके। इसके अलावा देखो कुछ और प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इस पूरी स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आप ना इसको थोड़ा रिवाइज कर सको, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 29 के अलावा 8 शेड्यूल है, 343, 344, 345, इस तरह के 351 तक क्या क्या लैंग्वेजेस के बारे में कहा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ज़रूर से इसको एक बार रीड करके घोट लेना, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है IMD फोरकास्ट प्रिडिक्ट्स अबव एवरेज रेनफॉल इन सितंबर। तो देखो ये अबव एवरेज रेनफॉल हमको पता चली है सितंबर में। हुआ क्या है, देखो 3 साल हो गए कंटिन्यूसली और हम हमेशा मोर देन यूजुअल रेनफॉल यहाँ पे देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो रेनफॉल का जो IMD है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, ये रेनफॉल को कैसे प्रिडिक्ट करता है? ये प्रिडिक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज। ये लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है कि लगभग 30 से 50 सालों का एवरेज लिया जाता है कि ईयरली कितनी बारिश हो रही है, और इस एवरेज को कहा जाता है लॉन्ग पीरियड एवरेज। हर 10-10 साल में इसको अपडेट करते हैं हम, ठीक है। तो अभी जो रेनफॉल हो रही है ये पाया गया है कि ये जो है लॉन्ग पीरियड एवरेज से ज़्यादा हुई है। तो रेनफॉल एवरेज्ड ओवर द कंट्री एज अ होल ड्यूरिंग सितंबर वाज मोस्ट लाइकली टू बी अबव द नॉर्मल देन 9%। तो यूजुअली जितनी सितंबर में बारिश होती है 9% बारिश उससे ज़्यादा हुई है, ठीक है। और ये जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है ये हमारा 1971 से 2020 तक का ये लॉन्ग पीरियड एवरेज है। कितना है अभी? 167.9 mm, ठीक है। 167.9 mm जो है हमारा लॉन्ग पीरियड एवरेज चल रहा है 1971 से 2022 तक का, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 2020 में इंडिया ने 9% एक्स्ट्रा रेन देखी थी, ठीक है। अलग अलग मंथ्स का दिया हुआ है, मंथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल अभी हम एक्स्ट्रा में ही चल रहे हैं, ओके। अबव एवरेज ही हमारी रेनफॉल अभी चल रही है, ओके। अभी ला नीना कंडीशन भी बनी हुई है, और ला नीना कंडीशंस के कारण भी ये रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब ये ला नीना क्या है इसकी भी बात कर लेते हैं।
पहले देखो ये आईएमडी जो फोरकास्ट करती है 5 बेसिकली रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरीज हैं। इसमें नॉर्मल रेनफॉल किसको कहा जाता है, जब जो भी रेनफॉल है वो आपकी 96 टू 104% है एलपीए के, ठीक है। एलपीए यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज से अगर आप 4% ऊपर नीचे हो तो उसको नॉर्मल ही माना जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मतलब मान लो 4% से ज़्यादा, लगभग 6%, 10% इस तरह से अगर आपकी जो रेनफॉल है वो कम हुई है तो वो बिलो नॉर्मल कहा जाएगा। और अगर 4% से ज़्यादा, 4 से 10% ज़्यादा रेनफॉल हुई है तो उसको अबव नॉर्मल। तो अभी कौन सी कैटेगरी है, ये वाली अबव नॉर्मल कैटेगरी में अभी हम फॉल कर रहे हैं। डिफिशिएंट यानी कि एक्चुअल जो रेनफॉल होती है लॉन्ग पीरियड एवरेज की, उसमें 90% से कम रेनफॉल हुई है, यानी कि 10% से ज़्यादा रेनफॉल घट गई है। और अगर 10% से ज़्यादा रेनफॉल बढ़ जाती है तो उसको कहा जाता है एक्सेस रेनफॉल। ओके, तो समझ गए, ये है कैटेगराइजेशन। नाउ देखो ला नीना क्या होता है। ला नीना एक ऐसी वेदर कंडीशन होती है जिसमें ये देख रहे हो, ये है पैसिफिक ओशन, ये है हमारा एशिया, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है साउथ अमेरिका। तो नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, ये देखो ये जो दिख रहा है ना, ये इक्वेटर है 0 डिग्री। ओके, ये लाइन। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन क्या होती है कि ट्रेड विंड्स इस तरह से चलती हैं। जब ट्रेड विंड्स इस तरह से चलती हैं तो वाटर क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। जब ऐसा हो रहा होता है तो एयर वगैरह भी यहाँ पे आके कन्वर्ट कर रही होती है। तो जो वार्म वाटर होता है यहाँ पे, उसको यहाँ ले जाया जाता है इस ट्रेड विंड के थ्रू, और यहाँ पे जो है ठंडा ठंडा पानी जमा हो जाता है बिकॉज ऑफ द करंट्स। ओके, तो ये यूजुअल कंडीशन है। लेकिन जब ये ट्रेड विंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वार्म जो विंड है, वार्म जो वाटर है वो ज़्यादा यहाँ पे ट्रांसफर होता है। तो ये वाला रीजन कुछ ज़्यादा ही हाई टेम्परेचर में, और ये वाला रीजन पूरा का पूरा रीजन कुछ ज़्यादा ही लो टेम्परेचर में चला जाता है। बिकॉज ये ज़्यादा ही लो टेम्परेचर में चल जाता है, इसलिए यहाँ हाई प्रेशर बन जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर एटमॉस्फेरिक कंडीशन बन जाती है। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, इसीलिए यहाँ पे प्रेसिपिटेशन वगैरह नहीं होता। क्योंकि आपको पता है जहाँ हाई प्रेशर रहता है वहाँ क्या होता है, वहाँ पे जो विंड्स हैं वो इस तरह से सिंक करती हैं और यहाँ से ऐसे डिसिपेट होती हैं। तो यहाँ पे अगर विंड सिंक करेंगे तो इवेपोरेशन तो नहीं हो पाएगा, इवेपोरेशन नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे इस सब रीजन में ड्राई कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं। और वैसा ही उल्टा एशिया वाले रीजन में, ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में, अफ्रीका वाले रीजन में आपको हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर फॉर्म हियर। ओके, तो लो प्रेशर यहाँ पे जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, वेस्टर्न सेंट्रल पैसिफिक ओशन में जो लो प्रेशर है उसके कारण आपको एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में हाई रेनफॉल देखने को मिलती है। और क्योंकि ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर बन गया है, इसीलिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में आपको ड्रायर कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये ला नीना क्या है, एक नेचुरल क्लाइमेट फिनोमेना है जिसके अंदर क्या होता है, ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन जो है वो, उसके अंदर यहाँ पे टेम्परेचर राइज या फॉल होता है और इसके कारण ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में टेम्परेचर क्या हो जाता है, एकदम गिर जाता है, कोल्डर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन हो जाता है। अब इसके कारण कई सारे वेदर कंडीशंस चेंज होती हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, यहाँ पे बिलो एवरेज रेनफॉल होता है। याद रखना कि यहाँ पे बिलो एवरेज रेनफॉल क्यों होता है, क्योंकि देखो समझना इस चीज को, ये देखो जैसे मान लो कि ये है हमारा एशिया, ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया। ओके, यहाँ पे आपका लो प्रेशर बना है, यहाँ लो प्रेशर बना है, तो फिर यहाँ पे अगेन हाई प्रेशर और यहाँ पे अगेन हाई प्रेशर रहता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो ये जो लो प्रेशर है ये ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में अच्छी रेनफॉल लेकर आएगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पे अफ्रीका में बन जाता है हाई प्रेशर, इसीलिए अफ्रीका में रेनफॉल कम होती है। और इसी हाई प्रेशर के कारण यहाँ पे मेस्करनीज आइलैंड भी है। ये मेस्करनीज आइलैंड पे जितना हाई प्रेशर रहेगा उतनी जो मानसून विंड है इस तरह से डाइवर्ट होंगी टूवर्ड्स एशिया, टूवर्ड्स इंडिया, इसीलिए इंडिया में ज़्यादा रेनफॉल होती है बिकॉज ऑफ दिस ला नीना कंडीशन। और क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों जगह पे ड्रायर कंडीशन आपको देखने को मिलती हैं। ओके, साउथ वेस्ट इंडियन ओशन को भी अफेक्ट करता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन वगैरह यहाँ पे इनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। ओके, इसके अलावा पैसिफिक आइलैंड वगैरह जो हैं यहाँ पे आप देखोगे कि अबव एवरेज रेनफॉल आपको देखने को मिलती है। साउथ ईस्ट एशिया में अबव रेनफॉल देखने को मिलती है। कुछ कुछ रीजन है साउथ अमेरिका का, वहाँ पे आपको अबव रेनफॉल देखने को मिलती है, अबव एवरेज। और ला नीना का इंडिया के लिए मतलब यह है कि ला नीना जब होगा ना तब इंडिया में मोर देन एवरेज रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, नेवी एंड साइंस पेज ट्रिब्यूट टू शिवाजी। तो बेसिकली क्या है, ये देखो ये जो झंडा है ना इसको कह रहे हैं हम एनसाइन, ठीक है, ये झंडा है। तो अभी ये जो है नया झंडा बनाया गया है, नया एनसाइन बनाया गया है। इसमें ये तो हमारा तिरंगा झंडा है और ये वाला जो पूरा ये ऑक्टागोनल शेप है ना, ये ऑक्टागोनल शेप में ये दो गोल्डन बाउंड्रीज दिख रही है ना, ये हमने कहाँ से ली है, जो शिवाजी महाराज हुआ करते
करते थे उनकी जो मोहर हुआ करती थी ना, उससे हमने ये इंस्पिरेशन लिए ये 2 ऑक्टागोनल रिंग्स बनाने की। उसके अंदर देखो ये तो हमारा सत्यमेव जयते का जो आइकन है, जो स्तंभ है, सिंबल है, नेशनल एम्बलम वो है। उसके अलावा ये देखो ये एक एंकर बनाया हुआ है जो नेवी का साइन है, ठीक है? और यहाँ पे हमने एक अपना मोटो दिया हुआ है नेवी का, ओके? तो ये नया हमने एंसाइन बनाया है। और पहले हमारा जो एंसाइन था वो कॉलोनियल लिगेसी के थ्रू आया था, कॉलोनियल पास्ट उसमें झलकता था। अभी हमने अपना एक नया एंसाइन बनाया नेवी का। जब मोदी जी ने आईएनएस विक्रांत के यहाँ पे इनॉग्रेशन किया ना, उसी के साथ ये नया एंसाइन भी इनॉग्रेट किया है, ठीक है? तो यहाँ पे 4th टाइम था ये जब यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं नेवी के एंसाइन में, नेवल एंसाइन में सिंस 1950। जो अर्लियर एंसाइन था उसमें क्या था, ऊपर नेशनल फ्लैग था और नीचे जो था रेड तरह की इस तरह की वर्टिकल स्ट्रिप्स थी, ठीक है? और सत्यमेव जयते लिखा हुआ था। अभी इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे ऊपर तो तिरंगा झंडा आ गया, उसके पास में इस तरह का एक ऑक्टोगोनल शेप है, ठीक है? उसके अंदर हमारा सत्यमेव जयते है, उसके अंदर हमारा अशोक स्तंभ है, ठीक है? नेशनल एम्बलम है और साथ में सत्यमेव जयते उस पर लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सम नो वरुणा, ठीक है? ये इसका टाइटल लिखा हुआ है देवनागरी स्क्रिप्ट में। शिवाजी महाराज की जो राज मुद्रा थी, जो सील हुआ करती थी उनकी, उससे हमने ये जो लुक है, ये जो साइन है, ये इंस्पायर हम उससे हुए हैं, ठीक है? तो जरा इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस में थोड़ा सा डिटेल में दिया था, तो इसी आर्टिकल को थोड़ा सा डिटेल में लेकर आई हूँ आपके लिए। देखो जो ये अपर कैनन है ना, ये नेशनल फ्लैग अपर कैनन पे बना हुआ है, ठीक है? तो ये तो हमारा नेशन का प्रतीक हो गया। इसके अलावा जो ये ऑक्टागोनल शेप आपको बताया ना, ये देखो ये ऑक्टागोनल शेप ये दिखाता है 8 डायरेक्शंस को, यानी कि हमारी नेवी जो है ना ये मल्टी फेसेटेड है, मल्टी डायरेक्शनल काम करती है, ओके? ये 8 डायरेक्शन, 8 डायरेक्शन में हमारा ध्यान है, इस चीज को दिखाता है। ये गोल्डन डबल बॉर्डर जो है ये राजमुद्रा सील जो है शिवाजी महाराज की, उनसे लिया गया है। और साथ में यहाँ पे पहले ना सेंट जॉर्ज क्रॉस हुआ करता था, ये जो था ये कॉलोनियल लिगेसी थी, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है, ओके? और इंडियन नेवी जो है इन्होंने हमेशा महाराजा शिवाजी जो है, मराठा एम्पायर शिवाजी महाराज, उनसे काफी इंस्पिरेशन ली है। इन्हीं के नाम पे आईएनएस शिवाजी का भी नाम रखा गया था, जो लोनावला में यहाँ पे एक इस्टेब्लिशमेंट है नेवी की, उनका उसका नाम भी महाराजा शिवाजी आईएनएस शिवाजी रखा गया था। इसके अलावा जो कमांड वगैरह बनाई हैं वेस्टर्न नेवल कमांड, उसका भी नाम यहाँ पे मराठा नेवल कमांडर्स के नाम पे रखा हुआ है, ओके? अच्छा, दूसरी चीज ये याद रखना कि जो शिवाजी महाराज हैं उनका मानना ये था जल में वस्य बलम बलमेव तस्य, मतलब कि जो जल में वास करता है, जिसका कोस्ट पे अपने कंट्रोल है, जिसका सीज पे कंट्रोल है, वही सबसे पावरफुल है, ठीक है? तो इन्होंने इसीलिए काफी एक्सपांड किया अपनी, शिवाजी महाराज ने काफी अपनी नेवल जो पूरी फोर्स थी उसको एक्सपांड किया। 400 शिप्स का इनके पास नेवी थी और इतनी स्ट्रांग नेवी थी कि ब्रिटिशर्स से अकेले लड़ सकते थे अपनी नेवी को यूज करके। ये इस तरह की इनकी नेवी हुआ करती थी, ओके? इन्होंने कई सारे फोर्ट्स भी बनाए, सी फोर्ट्स, विजया दुर्ग बनाया, सिंधु दुर्ग जैसे यहाँ पे फोर्ट्स बनाए, कई सारे फोर्ट्स बनाए, बीजापुर वगैरह। और इसके कारण इनको भेद पाना, इनके टेरिटरी को भेद पाना बहुत मुश्किल हो गया था, ओके? तो यहाँ पे हमने छत्रपति शिवाजी की जो सील है, राजमुद्रा है, उससे यहाँ पे काफी इंस्पिरेशन ली है इंडियन नेवी ने, ओके? आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, पैडी कल्टिवेशन सीज डिक्लाइन। तो हमारे देश में जो पैडी कल्टीवेशन है कम होता हुआ दिख रहा है, लगभग 5.62% एरिया जो है ये कम कल्टीवेशन में आया है पैडी के, और ओवरऑल यील्ड भी हमारी कम हुई है, ठीक है? ये चीज देखो झारखंड में, मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, इन सब एरियाज में बहुत कम हुई है। कुछ कुछ एरियाज में थोड़ी बहुत मार्जिनली बढ़ी है, जैसे तेलंगाना, हरियाणा, नागालैंड, गुजरात, इन एरियाज में हल्की फुल्की बढ़ी हुई है, ठीक है? अच्छा, इसके पीछे रीजन ये बताया जा रहा है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है एग्रीकल्चर का, साथ में फर्टिलाइजर्स वगैरह के प्राइजेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। पैडी कल्टीवेशन जो हम कर रहे हैं उसमें भी हमको एक डिक्रीज देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द फर्टिलाइजर राइस एंड हाई इनपुट कॉस्ट, ओके? इसके अलावा पल्सेस का भी थोड़ा बहुत डिक्रीज ही हुआ है। तुअर दाल जो होती है, अरहर की दाल होती है, उसमें भी थोड़ा कम देखने को मिला है यहाँ पे यील्ड हमारी। शुगर केन हल्की फुल्की बढ़ी है, ठीक है? ऑयल सीड्स भी थोड़े से कम ही हुए हैं अभी इस बार के प्रोडक्शन में, ओके? एक ट्रेंड पता होना चाहिए। अब देखो जब राइस की पैडी की बात कर रहे हैं तो समझो कि इसके लिए चाहिए आपको हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है? तो देखो जहां जहां पे भी हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी मिलेगी, मोस्टली ईस्टर्न रीजन में, ये देख रहे हो ये पूरा ईस्टर्न रीजन घेरा हुआ है, तो ये मोस्टली ईस्टर्न रीजन में आपको ये देखने को मिलती है, ठीक है? रेनफॉल अच्छी चाहिए भैया, 150 से 300 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा सॉइल टाइप जो है ये डीप क्ले या लोमी सॉइल होना चाहिए। इसमें टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वो वेस्ट बंगाल हैं, पंजाब, यूपी, आंध्रा और बिहार है। इसके अलावा इसके अलग अलग नाम भी है, जैसे ओस, अमान, बोरो। ये क्या है, 3 अलग टाइप की पैडी क्रॉप्स हैं जो उगाई जाती हैं कहाँ पे, असम में, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। इसके अलावा वर्ल्ड में कहाँ कहाँ उगाई जाती है देखो पैडी,
समझना ज़रा, यहाँ चाइना में, इंडिया में, इंडोनेशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया वाला पूरा रीजन है ना, यहाँ पे, इसके अलावा ब्राज़ील में भी काफ़ी अच्छे लेवल पे इसको उगाया जाता है। ओके, अच्छा चलो आगे बात कर लेते हैं। कल का जो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा था ब्लू कार्बन के बारे में, आप लोगों ने सभी ने सही जवाब दिया। व्हाट इज़ ब्लू कार्बन? इट इज़ द कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, सही जवाब है ना। आज का क्वेश्चन देखो ये है डे 9 का, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन से आर्टिकल के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया गया है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। याद रखना, जिन लोगों ने जीत लिया है वो लोग भी ढीले मत पड़ना, ये जुनून जो है ना बना रहना चाहिए टिल द एंड ऑफ एग्जाम, ओके, जब तक लिस्ट में नाम नहीं दिख जाता। तो जिन लोगों ने जीत लिया है चेज योर गोल इनिशिएटिव, या जो लोग जीतना चाहते हैं, वो लोग सभी लोग कमेंट करें और अपना जुनून यहाँ पे मेंटेन करके रखें, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ योर ड्रीम एंड ओनली यू कैन फुलफिल इट। ओके, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे। और अगर लेक्चर अच्छा लगा है, लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।